Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So students, जैसे कि हमारी CTP की लेक्चर सीरीज चल रही थी और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लर्निंग थ्योरीज। तो डिफरेंट काइंड से आप लोगों ने आज तक लर्निंग थ्योरीज के बारे में सुना होगा, जैसे कि थॉर्नडाइक आपकी, पैवलोव आपकी, स्किनर, बेंडूरा, हर्ल थ्योरी या फिर बेंडूरा की थ्योरी। तो आखिर ये जो इतनी सारी थ्योरीज हमें देखने को मिलती हैं, इनके पीछे रीजन क्या रहा, क्यों ये इतनी सारी थ्योरीज बनाई गई, ये पहले समझते हैं। तो लर्निंग थ्योरीज क्या होती हैं? लर्निंग थ्योरीज एक तरह की हमारी क्या होती है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है, जिससे हमें ये पता चल पाता है कि बच्चा व्हाट यानी कि क्या सीखता है, बच्चा क्यों सीखता है और बच्चा कब सीखता है। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर जिन थ्योरीज के थ्रू हमें मिल जाता है, उन्हीं को हमने बोला लर्निंग थ्योरीज। अब देखो, जैसे जैसे हम लर्निंग थ्योरीज पढ़ते जाएंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि आखिर जो लर्निंग थ्योरीज जिस भी साइकोलॉजिस्ट ने हमें दी, उसमें उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या उसने उसके रिजल्ट निकाले और किस तरीके से उन रिजल्ट को हम अपनी डेली क्लासरूम में यूज कर सकते हैं, मतलब उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा हमारे डेली लाइफ में, उसको हम देखेंगे। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछ ले कि लर्निंग थ्योरीज क्यों बनाई गई, तो ये जवाब देने के लिए कि बच्चा क्यों सीखता है, बच्चा क्या सीखता है और बच्चा कब सीखता है, इन तीन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमें ये थ्योरीज दी गई। अब बात आती है कि इतनी सारी थ्योरीज जो हम पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो जितने भी हमारे पास आए, उनकी जो विचार थे उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहे होंगे। तो बिल्कुल डिफरेंसेस रहे और उसी डिफरेंसेस के बेसिस पे हमने अपनी लर्निंग थ्योरीज को सिग्निफिकेंटली दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन सी? पहली है उसमें कनेक्शनिज्म और दूसरी है उसमें कॉग्निटिव्स कॉग्निटिज्म, यानी कि इसको हम बोलते हैं संबंधवाद और इसको हम बोलते हैं संज्ञानवाद। इसको हम एक नाम से और जानते हैं बिहेवियरिज्म, जिसको हम बोलते हैं व्यवहारवाद। तो अब जो ये वाला टाइप है आपका व्यवहारवाद टाइप है, इसमें जितनी भी आपको थ्योरी है, जैसे कि स्किनर्स आपकी हो गई, पैवलोव आपकी हो गई, थॉर्नडाइक आपकी हो गई, ये जितने भी थ्योरीज हैं इस टाइप की, वो आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पर। वही अगर मैं कॉग्निटिज्म की बात करूँ, संज्ञानवाद की बात करूँ, तो जो भी हमारी पूरी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, यानी कि जो बेंडूरा की थ्योरी हो गई, हमारी कोहलर-कोफ्का की थ्योरी हो गई, टॉलमैन की थ्योरी हो गई, वो सारी की सारी आपको इस संज्ञानवाद में देखने को मिलती हैं। तो एक एक करके अब हम ये थ्योरी को शुरू करेंगे, देखेंगे क्या एक्सपेरिमेंट उसमें कराए गए, क्या क्या हमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस उसमें देखने को मिलती है। तो आज का जो हमारी थ्योरी रहने वाली है सबसे मेन, वो रहेगी हमारी थॉर्नडाइक की थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में। तो अब ये जो थॉर्नडाइक साहब थे, इनका जो पूरा नाम था वो था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, और ये अमेरिका के पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने लर्निंग के बारे में कोई थ्योरी दी। और अपनी जो थ्योरी में इन्होंने जो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि भाई स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जब एक बॉन्ड स्थापित हो जाता है, कोई कनेक्शन स्थापित हो जाता है, तभी बच्चे के अंदर किसी ना किसी तरीके की या कोई भी लर्निंग हो पाती है। तो बात आती है कि आखिर ये स्टिमुलस क्या होता है और ये रिस्पॉन्स क्या होता है। आपने ये वर्ड तो कई बार सुने होंगे, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, लेकिन ये होते क्या है? देखो, आप पानी कब पीते हो या खाना कब खाते हो? जब आपको भूख लगती है, प्यास लगती है। तो यहाँ पे जो हंगर है, जो थर्स्ट है, जो भूख है, जो प्यास है, वो क्या है? आपके लिए स्टिमुलस है, जिसके रिस्पॉन्स में आप लोग क्या करते हो? तो पानी पीते हो या खाना खाते हो। सेम इसी तरीके से भाई आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, जिसकी वजह से आप यहाँ पे यूट्यूब पर आकर प्रगति मंत्रा की वीडियो देख रहे हो, हमारे चैनल से जुड़े हुए हो। तो सीटेट का एग्जाम क्या है? सीटेट का एग्जाम है आपके लिए स्टिमुलस। सीटेट का एग्जाम क्या हो गया आपके लिए? स्टिमुलस, जिसके रिस्पॉन्स में आपने क्या करा? यूट्यूब पर आकर वीडियोस देखी। ठीक, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है कि स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। तो इन्होंने क्या कहा कि लर्निंग किस वजह से हो पाती है कि जब हमारे स्टिमुलस के बीच में और रिस्पॉन्स के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। और इसी वजह से इनकी जो थ्योरी है वो कनेक्शनिज्म पर बेस्ड है, यानी कि संबंधवाद को सपोर्ट करती है। अब कैसे? अब इन्होंने कहा कि जब बच्चे के सामने या किसी भी एनिमल के सामने जब कोई भी क्या आता है, किसी तरीके का कोई स्टिमुलस आता है, तो उसके रिस्पॉन्स में बच्चे क्या करते हैं कि
बहुत सारी तरह की अनुक्रिया करने की कोशिश करते हैं, यानी कि बहुत सारे रिस्पॉन्सेज देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं या एक ही ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो कि उस स्टिमुलस के साथ अपना कनेक्शन बना पाता है। अब होता क्या है कि जो स्टिमुलस, ठीक है, मतलब जो स्टिमुलस हमने दिया उसके रिस्पॉन्स में जो भी हमें रिस्पॉन्स बिल्कुल सही मिला, उससे तो कनेक्शन हमारा बनता जाता है, लेकिन अब जो बाकी के सारे रिस्पॉन्सेज थे वो क्या करता है, वो भूलते जाता है। तो यही चीज उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करनी चाहिए। उन्होंने क्या करा था, एक कैट को एक पजल बॉक्स के अंदर एक इस तरीके से पजल बॉक्स बनाया और उसके अंदर क्या करा, एक कैट को बंद कर दिया। अब इस कैट को बंद करने का ये जो बिल्ली थी ये भूखी थी, ठीक, और इसके भाई ने क्या कर दिया, एक फिश रख दी थी। यहाँ पे फिश थी, यहाँ पे कैट थी, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे था एक लीवर। अब क्योंकि जो बिल्ली होती है भूखी होती है तो इसे बाहर आना होता है, और जो फिश की स्मेल थी, ठीक है, जो फिश की स्मेल थी वो उसकी भूख को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो अब यहाँ पे जो कैट होती है वो क्या करती है, जगह जगह ना इस पजल बॉक्स में हाथ पैर मारने लगती है। वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है क्योंकि उसको ये खाना चाहिए होता है। तो गलती से क्या होता है कि ये जो इसका हाथ होता है, जो इसका पंजा होता है, वो इस लीवर पे पड़ जाता है, और जैसे ही इसका जो पंजा होता है लीवर पे पड़ता है, ये गेट खुल जाता है और ये जो कैट होती है ये अपने खाने को खा लेती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्टिमुलस क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया हमारे लिए फिश, या फिर हम कह सकते हैं उस कैट की हंगर, ठीक है, उस कैट की हंगर क्या बन गई, एक तरह से हमारे लिए ड्राइव बन गई, जिसने उसको प्रेरित किया हाथ पैर मारने के लिए। अब जब उसने हाथ पैर मारे तो गलती से, ठीक है, उसने बहुत सारी कोशिश करी, उसने बहुत सारे रिस्पॉन्सेज दिए, अनुक्रिया करी, लेकिन केवल उसमें से एक ऐसा रिस्पॉन्सेज था जो कि लीवर पर उसका पंजा पड़ जाता है और ये जो कैट होती है यहाँ से बाहर आ जाती है। तो अब ये जो रिस्पॉन्स था उसने बहुत सारे दिए, लेकिन केवल एक ही रिस्पॉन्स था जो कि इस स्टिमुलस तक उसको ले जा सकता था। अब जैसे ही वो कैट बाहर आई, उसको खाना मिल गया, तो जो उसकी क्या कहते हैं मोटिव था वो पूरा हो गया, तो जो उसकी ड्राइव थी वहाँ पे वो खत्म हो जाती है। इसी तरीके से जब पहली बार ये कैट का एक्सपेरिमेंट किया गया तो मान लीजिए कि भाई 50 उसने रिस्पॉन्सेज किए होंगे या 50 उसने ट्रायल करे होंगे, तब जाके वो इस पजल बॉक्स से बाहर निकल पाई। अब जब दोबारा ही कैट के साथ ये काम किया गया, ठीक है, दोबारा से जब कैट भूखी थी, हमने उसको फिर से इस बॉक्स के अंदर डाला, तो देखा गया कि भाई अब की बार ना वो 35 रिस्पॉन्सेस में, 35 ट्रायल्स में ही उस पजल बॉक्स से बाहर आ जाती है। इसी तरीके से फिर से ये रिस्पॉन्स, फिर से ये क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट उसके बाद रिपीट करा गया, तो अब देखा गया कि 20 टाइम्स में वो बाहर आ जाती है। ऐसे करते 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 एक चीज़ ये देखी गई कि एक टाइम ऐसा आ गया कि जैसे ही हम फिश को उस पजल बॉक्स के अंदर डालते थे, वो लीवर को प्रेस करती थी और वो बाहर निकल आती थी। तो इससे हमें ये पता चला कि जब बार बार कोई चीज़, कोई सेम चीज़ बच्चे के साथ रिपीट करवाई जाती है, तो एक ना एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब जो बच्चा होता है वो एकदम सही रिस्पॉन्स करना सीख जाता है। जैसे कि आपने छोटे बच्चों को भी देखा होगा घर में कि मान लो छोटे बच्चे जो होते हैं हमेशा जब वो जूते चप्पल पहनना शुरू करते हैं तो वो हमेशा उल्टी स्लीपर्स या उल्टे शूज पहन लेते हैं, लेकिन जब बार बार बच्चे को एक चीज़ सिखाई जाती है तो बच्चा क्या करता है, एक टाइम के बाद उसको वो चीज़ समझ में आ जाती है। इसी तरीके से मान लो कोई जो हमारे घर में आता है, जब बच्चे को सिखाया जाता है कि आपको अपने बड़ों से विश करना है, उनसे नमस्ते करनी है, गुड मॉर्निंग करनी है, गुड नून करना है, तो बच्चे को एक बार वो चीज़ सिखाई गई, बच्चे को हो सकता है पहली बार में हमें 10 बार बोलना पड़ा हो सकता है नेक्स्ट टाइम बच्चे को 8 बार ही बोलना पड़ा हो सकता है नेक्स्ट टाइम बच्चे को 3 बार ही बोलना पड़ा हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ बच्चे को हमें बोलना ही नहीं पड़ता, बल्कि बच्चा खुद किसी बड़े को देख के खुद से उन्हें विश करने लगता है। तो ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट रहा, यहाँ से भी यही पता चला, मेन जो इन्होंने इंपॉर्टेंट बातें दी है इस एक्सपेरिमेंट में वो यही थी कि अगर हमें बच्चों में अच्छी आदतें डेवलप करानी है तो ये जो तरीका है ये हमारा एक बहुत अच्छा तरीका बन सकता है। तो ये था हमारे पास हॉन्डाई का पूरा एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने भी क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस दिए उनके बारे में डिस्कशन कर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें ये कुछ रिजल्ट देखने को मिलते हैं, कुछ इंटरफेरेंसेस देखने को मिलते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, जिसमें हॉन्डाई साहब ने सबसे पहले कहा कि जो लर्निंग होती है वो किसका रिजल्ट होता है, फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन का। अभी कनेक्शन किस किस के बीच में स्थापित होता है, एस के बीच में और आर के बीच में, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में क्या होता है, एक तरह का कनेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह का बॉन्ड स्थापित हो जाता है। इसीलिए हम इस थ्योरी को एक नाम से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड थ्योरी। अब
कईयों बार स्पेशली यूपी टेट के एग्जाम में, जो आपके स्टेट टेट एग्जाम होते हैं, वहां पर इस थ्योरी को अलग अलग नाम से पूछ लिया जाता है। तो ये आप ध्यान रखे हुए कि इस ट्रायल एंड एरर थ्योरी का एक और नाम होता है बॉन्ड थ्योरी। इसी तरीके से हम इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अभी भी एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि कैट को एक स्टिमुलस मिला, जिसके बदले में उसने क्या करा, रिस्पॉन्स किया, और जब उसने रिस्पॉन्स किया और जब उसने सही रिस्पॉन्स किया तो उसको क्या मिल गया, उसको उसका फूड मिल गया, उसको फिश मिल गई खाने के लिए, जिससे क्या हुआ, उसको रीइंफोर्समेंट मिला, यानी कि उसको पुनर्बलन मिला। इसी वजह से इस थ्योरी को हम एस आर रीइंफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम एसआर थ्योरी या फिर एसआर रीइंफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी वो थ्योरी है जिसको हम एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं, तो वो है हमारी थॉर्नडाइक साहब की थ्योरी। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि जो लर्निंग होती है वो इंक्रीमेंटल होती है, इंसाइटफुल नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो लर्निंग होती है वो बार बार हमें कैसे करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर की मेथड से करना पड़ेगा। कि हम कुछ गलती करेंगे उससे सीखेंगे, हम कुछ प्रयास करेंगे, गलती करेंगे उससे सीखेंगे। जबकि ऐसा नहीं है कि अचानक से हमारे सामने कोई चीज़ आई, हमने उसके बारे में सोचा और हमारी लर्निंग हो गई। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, इन्होंने कहा कि इसमें क्या होता है, प्रयास और त्रुटि। ठीक है, कि हम प्रिंसिपल पर काम करते हैं। कैसे? कि हम बार बार किसी चीज़ में प्रयास करेंगे, गलती करेंगे, उससे कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर क्या होगा, प्रयास करा, गलती हुई, हमने कुछ चीज़ें सीखी, हम उसको लेकर आगे बढ़े। इसी तरीके से करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारी गलतियां जो होगी एकदम कम होती चली जाएंगी और हमारी जो लर्निंग होगी वो एकदम से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ इन्वॉल्व होती है। इसके बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक बात और कही कि जो लर्निंग होती है वो एनिमल्स में और मैन में, यानी कि आदमियों में, यानी कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें, और जो जानवर होते हैं उनमें एकदम सेम तरीके से होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि पशुओं में और इंसानों में जो लर्निंग होती है वो सेम तरीके से होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये बात कही गई थी थॉर्नडाइक साहब द्वारा। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो लर्निंग होती है वो प्रत्यक्ष रूप से होती है, ना कि थिंकिंग और रीजनिंग के द्वारा। मतलब इन्होंने कहा कि अगर हमारे सामने कोई कॉन्क्रीट चीज है तभी हम उसकी लर्निंग कर सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट चीज है हम उसकी लर्निंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि थिंकिंग और रीजनिंग हम कब कर पाते हैं, जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करते हैं। तो उन्होंने इस चीज को मना कर दिया कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम यहाँ पे कौन सी करेंगे, कॉन्क्रीट थिंकिंग करेंगे। तो अब आप देख पा रहे हो आप खुद से कि जो उन्होंने रिजल्ट निकाले इसमें कहीं ना कुछ कमियां रह गई। आगे चलकर यही जो कमियां हैं ये हम देखेंगे कि यही थॉर्नडाइक साहब के ड्रॉबैक्स बन जाते हैं, और इन्हीं ड्रॉबैक्स को पूरा करने के लिए हम और बहुत सारे डिफरेंट टाइप की थ्योरीज देखते हैं। क्योंकि देखो सबसे पहले ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी। अब जो इसमें कमियां रह गई वो अगले साइकोलॉजिस्ट ने आके पूरी करी, जो उनमें कमियां रह गई वो इसी तरीके से और साइकोलॉजिस्ट आते गए, वो अपनी थ्योरीज को देते गए और वो धीरे धीरे सारी कमियों को पूरा करते गए। तो ये थे हमारे रिजल्ट जो कि इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे थॉर्नडाइक साहब ने दिए। इसके बाद इन्होंने हमें लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज भी दिए, जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज में डिवाइड करते हैं, और यहाँ से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब इन लॉज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 प्राइमरी लॉज और 5 सेकेंडरी लॉज थे जो कि लर्निंग के बारे में थॉर्नडाइक साहब के द्वारा दी गए, जिसमें कि हम सबसे पहले देखने वाले हैं प्राइमरी लॉज को, जिसमें कि सबसे पहला हमारा लॉ था लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का सिद्धांत। अब देखो ये जो सिद्धांत था ये क्या कहता था, जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि अगर बच्चा किसी चीज़ को सीखने के लिए रेडी है, बच्चा किसी कंडीशन में अगर सेटिस्फाइड है, बच्चा तैयार है, तभी हम उसको कोई चीज़ सिखा सकते हैं, अदरवाइज हम उसको फोर्सफुली कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकते। जैसे कि आज के पर्सपेक्टिव में भी जो कि हम देखते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, हम यही कहते हैं बार बार कि बच्चे को हमें तभी कोई चीज़ याद करवानी चाहिए, तभी कोई चीज़ सिखानी चाहिए जब बच्चा उस चीज़ के लिए रेडी हो, यानी कि उस कंडीशन में वो खुश है, सेटिस्फाइड है। अब बात आती है कि बच्चा किन किन कंडीशंस में सेटिस्फाइड होगा या किस कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो देखो अब जैसे कि मान लो आपका मैं एग्जांपल लेती हूँ, मान लो कि आपको अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था और आपने अपने घर वालों से पूछा और आपके घर वालों ने हाँ कह दी, तो आप सेटिस्फाइड हो, तो आप खुश हो। लेकिन अगर मान लो कि आपको किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था और घर वालों ने मना कर दिया, तो क्या होगा, आपको एक अनोयंस हो जाएगी, आप एक तरह से परेशान हो जाओगे, आप नाराज़ हो जाओगे। इसी तरीके से मान लो कि आपको जाना था, आपको नहीं जाने दिया गया, लेकिन अब मान लो कि कुछ दिनों बाद एक फैमिली फंक्शन आया और आपके घर वालों ने आपसे बोला कि आपको उस फैमिली
फैमिली फंक्शन में चलना है, लेकिन अब आपको वहाँ पर नहीं जाना, तो क्या होगा, फिर से आपको अनोयंस होगा। यानी कि अगर आपको कोई काम करने का मन है और आपको वो करने दिया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी काम करने का मन नहीं है और ज़बरदस्ती आपसे वो काम करवाया जाए, या तो उस केस में आप परेशान हो जाओगे, या फिर मान लो कि आपको कोई काम नहीं करना था और ज़बरदस्ती आपसे करवाया जाए, तभी भी आप परेशान हो जाओगे। तो यही चीज़ बोली गई कि हमें सबसे पहले बच्चे को पढ़ाने से पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा किन परिस्थितियों में हम उसको सिखा सकते हैं, बच्चा किस परिस्थिति में अभी है। तो इसीलिए जब आपने देखा होगा कि जब हम टीचिंग की स्किल सीखते हैं, उसमें जब हम अपना लेसन प्लान रेडी करते हैं, तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन स्किल सिखाई जाती है। उस इंट्रोडक्शन स्किल्स में क्या होता है कि हम बच्चे के साथ क्या करते हैं, एक तरह से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बच्चे से डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि जो क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं वो कितने रेडी हैं आज के चैप्टर को सीखने के लिए। और यही कहता है हमारा तत्परता का सिद्धांत कि हम कभी भी किसी बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते अनटिल अनलेस, जब तक वो किसी चीज़ को सीखने के लिए रेडी नहीं है, हम उसको ज़बरदस्ती वो चीज़ नहीं सिखा सकते। इसके बाद आता है हमारे पास लॉ ऑफ इफेक्ट। अब देखो, हमने जैसे कि देखा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि हमारे पास कोई स्टिमुलस आया और उसके रिस्पॉन्स में हमने क्या करी, कोई एक्टिविटी करी। अब उस एक्टिविटी के हमारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर वो एक्टिविटी हमने सही करी है तो हमें कोई रिवार्ड मिल जाएगा, जैसे कि इस फिश को क्या मिल गई थी, इस कैट को क्या मिल गई थी, फिश मिल गई थी। इसी तरीके से मान लो कि अगर हमने कोई काम अच्छा नहीं करा तो क्या हो सकता है कि हमें पनिशमेंट मिल सकती है। तो अगर हमें किसी काम को करने पर अगर रिवार्ड मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उस काम को बार बार रिपीट करेंगे। लेकिन अगर किसी काम को करने से हमें कोई पनिशमेंट मिलेगी तो क्या होगा कि हम उस काम को रिपीट नहीं करेंगे। ये चीज़ जो थॉर्नडाइक साहब थे उन्होंने पहले बोली कि अगर बच्चा कोई काम करता है और उस पर उसको रिवॉर्ड मिलता है तो बार बार वो चीज़, बच्चे का जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन अगर बच्चे को हम किसी चीज़ के लिए पनिश करते हैं तो वही जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे करते करते कमज़ोर होता चला जाएगा, वीकन होता चला जाएगा और वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया तो हम लोगों ने देखा कि ऐसा नहीं था कि जब बच्चे को रिवॉर्ड दिया गया तो एक कनेक्शन स्ट्रांग हुआ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पनिशमेंट देने से बच्चा स्ट्रांग होगा। आपने कई बार देखा होगा कि जब क्लास में एक बार कई बच्चे को बार बार डांटा जाता है किसी चीज़ के लिए, या उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती है या उसे मारा जाता है, तो बच्चा जिद्दी हो जाता है और बच्चा ज़्यादा उस एक्टिविटी को रिपीट करने लगता है। इसीलिए यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई जो कि हम आज के टाइम में फॉलो भी करते हैं कि हमें बच्चे को मारना पीटना नहीं है, बल्कि बच्चे को हमें क्या करना है, अगर हम उसको रीइंफोर्स कर भी रहे हैं तो हमें उसको यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना है। ठीक है, मतलब हम बच्चे को यहाँ पे पनिशमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि पनिशमेंट देने से हम ये नहीं कह सकते कि जो उसकी हैबिट है वो खत्म हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है ऐसा हर केस में हो। तो यही कहता है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। इसने कहा कि अगर हमें किसी चीज़ को करने से रिवॉर्ड मिलता है, कोई इनाम मिलता है तो हम उस चीज़ को, ठीक है, प्रभाव डालता है तो कोई हम चीज़ करते हैं, और कोई चीज़ हम पनिशमेंट अगर हम उसको नेगेटिव चीज़ देंगे तो क्या होगा कि वो बॉन्ड हम धीरे धीरे उसको कम कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, अभ्यास। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर किसी चीज़ की आप प्रैक्टिस बार बार करते हो तो वो चीज़ तो आपको आराम से याद हो जाती है, और किसी चीज़ की अगर प्रैक्टिस आप नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तो वो चीज़ आप धीरे धीरे भूल जाते हो। अब इसमें भी फर्दर हमने दो चीज़ों में इसको डिवाइड करा। एक हमने करा लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। ये कहता है कि अगर कोई चीज़, ठीक है, अगर कोई चीज़ हमारे यूज़ में है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रैक्टिस हम करते जाएंगे, और वो चीज़ अगर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उस चीज़ को हम एक न एक टाइम के बाद सीख जाएंगे। लेकिन अगर वही चीज़ है कि हमने एक बार सीख ली, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने लॉकडाउन से पहले कार चलाना सीखा, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो मैं कार चला ही नहीं पाई, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं कार, जो मेरी ड्राइविंग थी उसको मैं भूलती चली गई, और हुआ क्या, एक टाइम के बाद जो मेरी कार चलाने की स्किल्स थी वो बहुत कम हो गई। लेकिन अगर मान लो कि लॉकडाउन नहीं लगा होता और मैं लगातार कार चलाती रहती, मेरा अभ्यास होता रहता, तो एक ना एक दिन वो चीज़ मुझे अच्छे से, मैं उसमें स्किल्ड हो जाती। तो यही कहता है हमारा अभ्यास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि हम बच्चे को किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस कराएंगे तो वो चीज़ बच्चे को लर्न हो जाएगी। अगर कोई चीज़ बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा, एक्सरसाइज उसकी नहीं करेगा, तो वो चीज़ बच्चा भूल जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी लॉज को। इनको हमने सेकेंडरी पार्ट में इसलिए रखा क्योंकि ये जो हमारे लॉज
थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट थे एज कंपैरिजन टू प्राइमरी लॉज। अब ध्यान रखिएगा इन लॉज से कईयों बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और आपको याद भी रखना है कि किस लॉ के अंदर क्या चीज़ बताई गई थी। तो जैसे कि सेकेंडरी में हमारा फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी कि बहुक्रिया का नियम। इस नियम ने हमें क्या बताया कि बच्चे के सामने जब हम कोई स्टिमुलस रखते हैं तो बच्चे उसमें बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, और जो अब उनकी अनुक्रिया ठीक होती है उसको वो याद रख लेते हैं, उसको बॉन्डिंग में बना लेते हैं, और बाकी जो हमारे पास एक्स्ट्रा होती हैं रिस्पॉन्सेज उसको धीरे धीरे करके वो कम करते जाते हैं। अब अगर मैं इसकी एजुकेशनल यूटिलिटी की बात करूं तो इसकी एजुकेशनल यूटिलिटी कहती है कि हमें बच्चों को खुद से सीखने के लिए क्लास में प्रेरित करना चाहिए। मतलब बच्चों के सामने कोई समस्या आप रख दीजिए और बच्चे क्या करेंगे, वो समस्या को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सेज करेंगे। अब जब बच्चे खुद से उसमें रिस्पॉन्सेज करेंगे तो उनमें से कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सेज ज़रूर रहा होगा कि जो उसमें स्टिमुलस के लिए, जो हमारी प्रॉब्लम के लिए ठीक बैठेगा। इससे होगा क्या कि बच्चे को, जब बच्चा खुद से उन चीज़ों को करेगा तो बच्चे को वो रिस्पॉन्स ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा और बच्चे को उसको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चा वो खुद से समझ के उन रिस्पॉन्सेस को करेगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ मेंटल सेट एंड एटीट्यूड। देखो जैसे कि हमारा एक नियम था यहाँ पे तत्परता का नियम, जो कि कहता था कि हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा कितना रेडी है और कितना रेडी नहीं है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। इसी तरीके से जो मनोवृत्ति का नियम है ये कहता है कि क्लास में हमें किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले, किसी भी चीज़ को सिखाने से पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का एटीट्यूड क्या है उस चीज़ को लेकर। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर क्लास में हम कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं तो उससे पहले हमें क्लास में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, ताकि जो बच्चे का एटीट्यूड है उस चीज़ को लेकर, उस टॉपिक को लेकर वो एक पॉजिटिव बना रहे और बच्चा ज़्यादा आसानी से उन चीज़ों को समझ पाए। इसी तरीके से अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, जो कि है लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्व प्रबलता का नियम। तो देखो अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब बच्चे के सामने कोई स्टिमुलस रखा गया और बच्चे ने जब उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज दिए तो हुआ क्या, उसमें से एक रिस्पॉन्स ऐसा रहा होगा जो कि उस स्टिमुलस के लिए, उस क्वेश्चन के लिए ठीक होगा। तो बच्चे को हमें क्या करना है, अब उस रिस्पॉन्स और उस स्टिमुलस में हमें बॉन्डिंग करवानी है। तो इसके अगर मैं एजुकेशनल यूटिलिटी की बात करूं तो ये कहता है कि अगर कोई चैप्टर है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट होती है। तो ये लॉ हमसे ये कहता है कि क्लास में जाने के बाद हमें सबसे पहले बच्चे को वो चीज़ें बतानी चाहिए जो कि उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय उन चीज़ों के लिए जो कि कम इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कोई चैप्टर है, ठीक है, और हमें पता है कि वो जो चैप्टर है हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हमें पता है कि ये वाला जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो सबसे पहले आप क्लास में जाइए और इस पार्ट को पढ़ाइए, ताकि जब ये पार्ट और सारे पार्ट को कनेक्ट करेगा तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी, तो बच्चे के जो मार्क्स हैं वो भी अच्छे आ पाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ एनालॉजी और सिमिलैरिटी यानी कि सादृश्यता का सिद्धांत। ये कहता है कि मान लो अगर बच्चे के पास पहले पूर्व में, पास्ट में कोई समस्या आई थी और बच्चे ने क्या करा, उसके लिए कोई रिस्पॉन्स दिया हो। अब अगर भविष्य में, इन फ्यूचर, बच्चे के पास उसी तरीके की मिलती जुलती कोई समस्या आती है तो बच्चा उन्हीं रिस्पॉन्सेस को फिर से रिपीट करता है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसकी एजुकेशनल यूटिलिटी की बात करूं तो ये कहता है कि हम जब भी कोई बच्चे को नई चीज़ सिखाएं तो कोशिश करें कि उसको हम बच्चे के पास्ट एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करके सिखाएं, ताकि उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को और प्रेजेंट के एक्सपीरियंसेस को जोड़ के बच्चा उन चीज़ों को फ्यूचर में यूज़ कर सके। इसीलिए आपकी जो इंट्रोडक्शन स्किल्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। वहाँ से होता क्या है कि हमें बच्चे के मेंटल लेवल का, बच्चे के रेडीनेस का, बच्चे के एटीट्यूड का, बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी हम पता लगा पाते हैं और बच्चा भी हमारे साथ अच्छे से अनुक्रिया, रिस्पॉन्सेस कर पाता है। इसके बाद जो लास्ट लॉ हमारे सामने आता है वो आता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी कि सहचर्यात्मक स्थानांतरण। देखो इस लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लॉ की वजह से जो नेक्स्ट थ्योरी हम लोग देखने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की, उस थ्योरी ने जन्म लिया था। कैसे? इन्होंने ये कहा कि अगर बच्चे के सामने कोई स्टिमुलस है जिसके लिए वो कोई रिस्पॉन्स करता है, अब हमने क्या करा, एक स्टिमुलस था जिसमें बच्चा आर रिस्पॉन्स देता है। अब इस स्टिमुलस में हमने थोड़े से चेंजेस करे, यानी कि हमने इस स्टिमुलस को S1 बना दिया, लेकिन अब बच्चा फिर से आर रिस्पॉन्स देगा। अब इसमें हमने थोड़े से और चेंजेस करे, S2 बना दिया, बच्चे ने फिर से वही रिस्पॉन्स दिया। अब फिर से हमने इसमें चेंजेस कर दिए, लेकिन बच्चे ने अभी भी वही रिस्पॉन्स दिया। तो एक टाइम करते 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 ऐसा आ जाएगा कि ये जो
हमारा स्टिमुलस होगा ये बिल्कुल चेंज हो चुका होगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स होगा वो हमारा यही का यही रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि स्टिमुलस को, एक स्टिमुलस से हमने दूसरे स्टिमुलस पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन जो बच्चे का रिस्पॉन्स था वो वही का वही सेम रहा। और यहीं से जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी हम पूरी की पूरी देखेंगे, जहाँ पे हम देखते हैं कि हम एक स्टिमुलस को किस तरीके से कंडीशनल स्टिमुलस बनाकर लेकिन बच्चे से वही रिस्पॉन्स निकलवा सकते हैं, जिसको हम देखेंगे पैवलॉव की थ्योरी के साथ। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ लर्निंग जो कि थॉर्नडाइक की थ्योरी में बताए गए थे। तो अब हम बात करते हैं कि जो थॉर्नडाइक साहब थे उन्होंने अपनी थ्योरी के बेसिस पर क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस दी। तो सबसे पहली जो उन्होंने एजुकेशनल इम्प्लीकेशन दी वो थी, इन्होंने कहा कि अपने चैप्टर को जब हम कोई भी चीज़ सिखाने जा रहे हैं तो उस चैप्टर को हमें क्या कर लेना चाहिए, स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए और फिर बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। अगर हम सारी की सारी चीज़ें बच्चों के सामने एक बार में प्रेजेंट कर देंगे तो हो सकता है कि बच्चा उसमें कन्फ्यूज़ हो जाए, बच्चा परेशान हो जाए, जिसकी वजह से होगा क्या कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है, जो एटीट्यूड है उसके लिए ख़त्म हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चा उस चैप्टर को नहीं सीख पाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने बड़े से चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और उन छोटे छोटे पार्ट्स में ही बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। इसके बाद सेकंड चीज़ उन्होंने बोली क्या, कि हमें सबसे पहले जो हमारी मेथड होना चाहिए, ठीक है, टीचिंग का मेथड होना चाहिए, उससे भी पहले हमारे पास, हमें एक टीचर को पढ़ाने से पहले पता होना चाहिए कि टीचर को क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच। अगर टीचर को पता है कि हमें क्या पढ़ाना है क्लास में बच्चों के सामने, तो टीचर आसानी से उसके लिए मेथड्स भी सर्च कर सकता है, आसानी से बच्चों को समझा भी सकता है, बच्चे को उस चीज़ का एम बता सकता है कि आखिर हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। इसी तरीके से जो थर्ड है वो ये बताना है बच्चों को कि जो भी हमारी क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी हम क्लासरूम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्लासरूम में लर्निंग बच्चे को करा रहे हैं, वो क्या करना है, बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए पढ़ाना है। तभी तो बच्चे के लिए वो फ़ायदा है कि किसी भी चीज़ को लर्न करवाने का। अगर आप सोच के देखो कि हमने बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाई लेकिन बच्चे का रियल लाइफ में उसके लिए कोई यूज़ ही नहीं है, तो होगा क्या कि बच्चा उस चीज़ की प्रैक्टिस भी नहीं करेगा। बच्चे की जब वो चीज़ यूज़ में ही नहीं आएगी तो होगा क्या कि बच्चा उसको रियल लाइफ तक ले जा ही नहीं पाएगा। मतलब हमने क्लासरूम में बच्चे को कोई चीज़ सिखाई, बच्चा तो उसको क्लासरूम में ही छोड़ के चला जाएगा, तो हमारे उस पढ़ाने का फ़ायदा क्या होगा। इसीलिए उन्होंने बोला कि क्लासरूम में हम जितनी भी चीज़ें सिखाते हैं तो हमें बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए उन चीज़ों को सिखाना चाहिए। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट इन्होंने कहा वो कहा रिवॉर्ड्स का। इन्होंने कहा कि अगर बच्चा जब भी कोई सही रिस्पॉन्स देता है आपके स्टिमुलस के प्रति तो बच्चे को तुरंत की तरह आप रिवॉर्ड दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि बच्चा कोई मिस्टेक करता है तो हमें क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना है, तभी के तभी इम्प्रूव करना है। क्योंकि अगर देखो हमने उसको इम्प्रूव नहीं करा तो होगा क्या कि बच्चा उस गलती को लेकर आगे बढ़ता जाएगा और वो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में स्टोर होती चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमें लगे कि बच्चे ने कोई गलती करी है उसको तुरंत इम्प्रूव करिए। अब इसका इम्प्रूव करने का मेथड क्या हो सकता है, कैसे पता लगा कि बच्चों ने गलती करी है, तो इसका एक तरीका है कॉन्टिन्यूअस एग्जाम्स। यानी कि जो हम आज के टाइम में सीसी पैटर्न देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस एग्जामिनेशन का पैटर्न देखते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पैटर्न देखते हैं, उसके थ्रू हम इन बच्चों में से वो गलतियां उसमें से निकाल सकते हैं, जो एरर है बच्चों की लर्निंग में उनको हम दूर कर सकते हैं। इसी तरीके से जो फिफ्थ पार्ट है वो ये कहा इन्होंने कि कभी कभी जो टीचर्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम बच्चे को अगर टफ चीज़ें सिखा देंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमने बच्चे को फिजिक्स समझा दी, मैथ समझा दी, केमिस्ट्री समझा दी, तो जो बाकी के इजी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल गेम्स हो गए, म्यूज़िक हो गया या इंग्लिश हिंदी हो गई, तो बच्चा उनको आसानी से कर लेगा। लेकिन ये चीज़ हमारी गलत होती है। जितना टाइम, जितना फोकस हम बच्चे को टफ सब्जेक्ट्स में कराते हैं उतना ही चीज़ हमें उनको जो ये थोड़े ईजी सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें भी उनका ध्यान ले जाना चाहिए। क्यों, होता क्या है कि अगर हम बच्चे को टफ चीजें सिखाते रहेंगे तो होगा क्या कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो सकता है। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, मोटिवेशन लेवल बना रहे, इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से हम टफ चीजों पे ध्यान देते हैं, टफ चीजों की बच्चों से प्रैक्टिस कराते हैं, इन इजी सब्जेक्ट्स पर भी हमें उतना ही ध्यान, उतना ही बल देकर बच्चों को समझाना चाहिए। तो ये थी थॉर्नडाइक साहब की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। अब जैसा कि पूरी थ्योरी के दौरान आपने देखा होगा कि इन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जो हमारी लर्निंग होती है वो इंसाइटफुल नहीं होती बल्कि केवल इंक्रीमेंटल होती हैं। तो यहाँ से हमें कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक साहब की थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ कमियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो जो सबसे पहली कमी इन्होंने बताई वो यही थी कि इन्होंने कहा कि बच्चा जो भी चीज़ें सीखेगा वो ट्रायल एंड एरर के माध्यम से ही सीखेगा, बच्चा कभी भी उसको सोच समझ के नहीं करेगा। क्या हम लाइफ में सारे काम ऐसे ही करते हैं?
नहीं, कितने सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम सोच समझ के लेते हैं। हम अपनी लाइफ के साथ ऐसे तो नहीं करते ना कि चलो सीटेट का एग्जाम दे के देख लेते हैं, अगली बार पास हो जाएंगे, चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। नहीं, जब हम सीटेट का एग्जाम या कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अपना एक माइंड मैपिंग करते हैं कि आखिर हमें इस एग्जाम को किस तरीके से क्रैक करना है। उसके लिए हम सिलेबस भी पढ़ते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेबस का पूरा एनालिसिस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें सोर्सेस मिल सकते हैं उस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ से प्रूव हो जाती है कि जो हमारी लर्निंग होती है वो केवल और केवल इंक्रीमेंटल ना होकर इंसाइटफुल भी होती है, यानी कि हम किसी चीज़ के सॉल्यूशन पर सोच समझकर भी पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने एक चीज़ और बोली, क्या इन्होंने कहा कि ज़्यादातर चीज़ें हैं वो हम प्रैक्टिस के माध्यम से ही सीख पाते हैं, परंतु ऐसा हर केस में हम इसको 100% ट्रू नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको अगर हमने एक बार सीख लिया और अगर हम उनकी प्रैक्टिस ना भी करें तो भी वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे इस थ्योरी के, और हमने यहाँ पर इस थ्योरी को पूरी तरीके से कवर अप किया। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन हमारे बन सकते थे, जिन पार्ट थे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे, सारी चीज़ें हमने देखी। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी जो थी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरी के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।